गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस 9th वीडियो लेक्चर में डाइन्स का यूवी स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनसेचुरेटेड ग्रुप को हम क्रोमोफोर कहते हैं। अगर यौगिक में अनसेचुरेशन है, पाई बॉन्ड है, तो उसका मतलब वो कलर प्रदान करेगा। लेकिन किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर अगर दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड है और वो दो से अधिक सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है, यानी कि दो डबल बॉन्ड तो है लेकिन संयुग्मन नहीं है, वो आइसोलेटेड है, तो उस स्थिति में जो एब्जॉर्प्शन दिखाएगा कंपाउंड वो फार यूवी में दिखाएगा, यानी कि लेस देन 200 नैनोमीटर पर। एल्किनो में क्योंकि डबल बॉन्ड है तो पाई 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 टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा, और इसलिए आपका जो स्पेक्ट्रा आएगा, जैसे कि एल्कीन के अंदर यानी कि इथीन जो फर्स्ट है वो करीब 165 नैनोमीटर पर दिखाता है, और जबकि 1,4 पेंटाडाइन के अंदर इसका मान बढ़ जाता है। तो उसका कारण है क्योंकि उसमें दो डबल बॉन्ड है लेकिन आइसोलेटेड है, कॉन्जुगेशन नहीं है। जब कोई अणु अधिकतम लंबाई के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है तो उसके हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है। ये आपको सिंपल इसके प्रिंसिपल है जो आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो लेकिन इस अगर दो बंध हैं लेकिन उनमें संयुग्मन हो, अर्थात एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, तो उसमें फिर आपस में उनकी अंतःक्रिया होती है और उसी हिसाब से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कक्ष बनते जाते हैं। तो डाइन क्या होता है? डाइन के अंदर दो डबल बॉन्ड होते हैं, और कॉन्जुगेट डाइन के अंदर ऑल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड है। आप डायग्राम में देखें, फर्स्ट में सिर्फ एल्कीन है, एक डबल बॉन्ड है, डाइन में दो है लेकिन डाइन दो तरह की होगी। सेकेंड नंबर पे जो डाइन है वो आइसोलेटेड डाइन है, एक डबल बॉन्ड है, फिर दो सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। और जो थर्ड नंबर पे एल्कीन दिखाई गई है वो कॉन्जुगेटेड डाइन है। तो कॉन्जुगेटेड डाइन के अंदर चूंकि एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल फिर डबल बॉन्ड है, आप तो उसमें सब अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो वो आपस में ओवरलैप करके पाई ऑर्बिटल बना लेते हैं। आप डाइन में आराम से देख सकते हैं, यहाँ इस चित्र के अंदर ऊपर की लोब पिंक वाली है और सिमेट्री सेम है, इसलिए इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। C1 C2 भी कर सकते हैं ओवरलैपिंग, और C3 C4 भी। इसी तरह से C2 और C3 के बीच में भी पाई बॉन्ड बन सकता है, यानी कि अनुनाद होता है। तो अब आप देखें कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल है एल्कीन, यानी कि इथीन, एक डबल बॉन्ड है, तो उसके दो आइसोलेटेड पी ऑर्बिटल हैं, दोनों बॉन्डिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग करेंगे और होमो बन जाएगा। तो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं तो एनर्जी कम हो गई, लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, और एक बन गया हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर एक नोड होगी, नोड आप जानते हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं होती। तो Psi1 Psi2 एंटी बॉन्डिंग बन गया, और अगर दो डबल बॉन्ड हो तो चार पी ऑर्बिटल होंगे, चार पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। सभी कार्बन परमाणु हम जानते हैं कि sp2 संकरित होते हैं और अणु समतली होता है, और इस प्रकार से Psi1 Psi2 Psi3 और Psi4 चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पर होमो Psi1 ना होकर क्या हो जाएगा? Psi2, और Psi3 ल्यूमो हो जाएगा। और फर्स्ट में आप Psi1 में देखेंगे C1 C2
C3C4 चारों C परमाणु पाई कक्षक में पर्याप्त अध्यापन से बन रहे हैं साई 1 के अंदर, और साई 2 बंदी कक्षक में C1 C2 और C3 C4 के बीच के दो दो p कक्षक के बीच में अध्यापन से बन रहा है। यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट है और इसलिए साई 2 की ऊर्जा साई 1 से अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार से दो ल्यूमो जो है यानी कि निम्नतम बिना भरे वाले ल्यूमो जो विपरीत बॉन्डिंग कक्षक हैं साई 3 और साई 4, इनकी बॉन्डिंग आप देखें C1 और C2 में प्रतिकर्षण है और C3 C4 में प्रतिकर्षण है, इसलिए सिर्फ एक दो जो p कक्षक हैं C2 और C3 उनके बीच में बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर दो नोड प्रेजेंट है, इसलिए साई 3 की एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर साई 4 है, यहाँ पर C1 C2 C3 C4 सभी के बीच में प्रतिकर्षण है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी किसी भी p ऑर्बिटल के बीच में, इसलिए इस एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरह से एनर्जी लेवल के हिसाब से ये आप समझ सकते हैं। और अब हम यहाँ पर देखें, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इस प्रकार जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा यानी कि डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो अवशोषण जो है उच्च तरंग दैर्ध्य की तरफ बढ़ता जाएगा, यानी कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो अब क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट में साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, तो साई 2 अब हमारा होमो हो गया और साई 3 हो गया ल्यूमो। तो संयुग्मन बढ़ा तो मूल से उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा स्तर कम होता जाएगा। अब पाइस टू पाई एंटी बॉन्डिंग जो है वो साई 2 से साई 3 में होगा, तो एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा और तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी। और इस प्रकार जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है यौगिक के अंदर, ऊर्जा का अंतर उतना ही कम होता जाता है और तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है। और जब बहुत ज़्यादा पॉलीन आ जाती है तो यौगिक विजिबल क्षेत्र में रंग दिखाने लग जाता है। तो जैसे जैसे संयुग्मन बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्डा मैक्स का मान भी बढ़ता जाएगा। लैम्डा मैक्स का मान 15 से 45 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो इस प्रकार यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपको एथीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाया गया है, होमो है और ल्यूमो है, एनर्जी डिफरेंस है आप देख रहे हैं। डाइन के अंदर 4 p ऑर्बिटल की वजह से 4 ऑर्बिटल्स बन गए और होमो और ल्यूमो के बीच में ऊर्जा का अंतर कम हो गया और डबल बॉन्ड बढ़ा, तीसरा डबल बॉन्ड आया, लेकिन कॉन्जुगेशन में आना चाहिए। तो साई पाई 3 से पाई 1 ल्यूमो हो गया और पाई 3 होमो हो गया, एनर्जी गैप और कम हो गया। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है होमो टू ल्यूमो में एनर्जी गैप कम होता जाता है और वेवलेंथ बढ़ती जाती है और फिर यौगिक कलर दिखाने लगता है क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन विजिबल क्षेत्र में 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में आने लगती है और इस प्रकार से वो कलर शो करता है विजिबल लाइट के अंदर। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, विजिबल लाइट के अंदर बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप ये कलर देख रहे हैं, विबजॉर वायलेट इंडिगो कलर है 380 से 400 नैनोमीटर के बीच में, ब्लू कलर 450 नैनोमीटर के आसपास होता है, 500 नैनोमीटर पर ग्रीन कलर रहता है और 550 पर येलो, 600 पे ऑरेंज ओ और आर, 700 नैनोमीटर। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से दूर से ही आपको ये दिख जाता है। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप बढ़ेंगे यौगिक के अंदर, कार्बनिक यौगिक के अंदर, उसका एब्जॉर्प्शन विजिबल क्षेत्र में होता जाएगा। तो नीचे आपको कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट दिखाया गया है, नीचे जो टेबल बनी हुई है वेवलेंथ है और कलर ऑब्जर्व। आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अब तक कि
जो भी यौगिक होता है वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है, और जो लाइट वो एब्जॉर्ब करता है उसके बाद जो बाहर आती है ट्रांसमिटेड लाइट, उसकी तीव्रता डाली गई प्रकाश से कम होती है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखता है। अगर उसने वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब करी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखेगा आपको? येलो। अगर यौगिक ने ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन किया है, यानी कि 450 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑरेंज कलर आपको दिखाई देगा। और अगर यौगिक ब्लू ग्रीन कलर, जो कि वो 500 नैनोमीटर पर की रेंज होती है, उस पर उसका कलर आपको दिखेगा रेड। यानी कि टमाटर है वो आपको रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो 500 नैनोमीटर पर ब्लू ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। येलो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो रेड वॉयलेट कलर दिखेगा। येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा, वॉयलेट कलर दिखेगा। ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करेगा, जो कि 600 नैनोमीटर की रेंज है। तो अगर आपने 600 नैनोमीटर के आसपास प्रकाश डाला यौगिक के ऊपर, तो वो कौन सी कलर की तरंग दैर्घ्य है? ऑरेंज की। तो ऑरेंज कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब कर ली। और कौन जो एब्जॉर्ब नहीं करी वो कौन सा कलर आया? उसका कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू ग्रीन। इसी प्रकार से रेड कलर अगर वो एब्जॉर्ब करता है, रेड कलर की वेवलेंथ यानी कि 700 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य पर अगर यौगिक अवशोषित करता है प्रकाश को, तो उस यौगिक का कलर ग्रीन दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। तो दिस इज द कलर थ्योरी, और कैसे कैसे कॉन्जुगेशन से कलर विजिबल क्षेत्र में जाता है ये आपको इसमें मैंने बताया है। और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वुडवर्ड फिशर रूल, इसके बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन के अंदर वुडवर्ड फिशर रूल, इस पर क्वेश्चन आता है, और इसलिए आप अभी तक जो पढ़ाया है उसको ठीक से रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि जब मैं आपको कल वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ाऊंगी तो आपको सब कुछ मालूम रहना चाहिए। थैंक यू।